हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये आपका 5th चैप्टर है। बेटा ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर में मैंने आपके लिए इमेजेस को बिल्ड किया है और उन इमेजेस की हेल्प से हम चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और डिटेल में जाएंगे और याद भी रखेंगे। तो ये बहुत इजी रहेगा, आपको अच्छे से पता चलेगा और मुझे भी मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर क्या है। यहाँ पे एक वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। तो पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं और उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे कि वर्ड है डिफॉरेस्टेशन, कंप्लीट वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूज दैट लैंड फॉर अदर पर्पस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। कि जहां पे फॉरेस्ट था, जहां पे बहुत सारे ट्रीज थे, उन ट्रीज को हम कट कर देते हैं। वो जो फॉरेस्ट है उसे हम वहां से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो जो लैंड है उसको क्लीन कर देते हैं और उस लैंड को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो ट्रीज को कट करना है, जो फॉरेस्ट को वहां से क्लीन करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। बेटा ये जो फॉरेस्ट होता है उसमें वैरायटी ऑफ प्लांट और वैरायटी ऑफ एनिमल्स वहां पे रहते हैं। तो जब हम इन फॉरेस्ट को यहाँ से क्लीन कर देते हैं, इन फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उससे ये जो वैरायटी ऑफ प्लांट और जो ये वैरायटी ऑफ एनिमल है वो उनकी एग्जिस्टेंस पे एक खतरा आता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको अगर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये जो एनिमल, जो कि ये जो फॉरेस्ट है वो उनका घर है, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना। तो ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनके डिस्ट्रक्शन का जो ये इम्पैक्ट है वो सीधा हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर आता है, क्योंकि ये जो वैरायटी ऑफ प्लांट और वैरायटी ऑफ एनिमल्स है वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि बेटा नेचर एक अलग है और हम अलग है ऐसा नहीं है, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ पे जब हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वहाँ पे एनिमल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनसे हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आता है। तो ये जो हम ये फॉरेस्ट है, इतने अच्छे फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं? तो बेटा हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे जो पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उन सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें कल्टीवेशन करना होता है क्रॉप का। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो जो लैंड है उसका यूज हम फूड को कल्टीवेट करने के लिए करते हैं। दूसरे भी यूज है बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, कि जितने लोग बढ़ेंगे उतनी बिल्डिंग्स भी ज्यादा बनानी पड़ेंगी। फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी हम जो फॉरेस्ट है उसको क्लीन कर देते हैं। इस तरीके से हम जो वुड होता है, वुड को फर्नीचर में यूज करते हैं, उनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। सो इन सब पर्पसेस के लिए हम ये डिफॉरेस्टेशन को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो डिफॉरेस्टेशन है वो कुछ नेचुरल कॉजेज से भी होता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर की जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो दिस इज एन नेचुरल कॉज। ये जो ड्रॉट है, ड्रॉट की वजह से भी ये जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दीज आर द नेचुरल रीजंस कि जिनकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ इतनी बातें थी। अब हम यहां से शुरू करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन की। जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो बेटा हम सबको पता है कि जो प्लांट और ट्रीज होते हैं तो वो अपना फूड अपने आप अपने अंदर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें ये जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। पर हमने क्या किया, हमने तो ये जो ट्रीज है, प्लांट है, उनको कट कर दिया। ये जो फॉरेस्ट है उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उससे क्या होगा, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है
वो अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ट्रीज थी उनको तो हमने कट कर दिया, तो द नंबर ऑफ द ट्रीज क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, क्योंकि उतनी ट्रीज है ही नहीं कि इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम कर पाए। तो इसीलिए ये ट्रीज के अमाउंट के कम होने से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। तो उसे हम अब अच्छे से देखते हैं कि ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। यहां पे हम रहते हैं, यहां पे ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, हम जो डिफोरेस्टेशन की एक्टिविटी करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट यहां पे बढ़ जाता है अर्थ पे। अब हम देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है उससे क्या होता है। तो बेटा ये जो सन रेज होती है वो इस तरीके से हमारे अर्थ पे आती है और यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर से एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है। पर जब हमने डिफोरेस्टेशन किया उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गया, वो इंक्रीज हो गया। तो जो ये एटमॉस्फेयर है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वो बढ़ गया ड्यू टू डिफोरेस्टेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स और अ नेचुरल कॉज लाइक ड्रॉट एंड फॉरेस्ट फायर। तो इन सारी चीजों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है कि ये जो सन रेज है वो इस तरीके से हमारे अर्थ पे तो आते हैं, पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो इनको यहां से रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उनके एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जो हीट होती है रेज में वो यहां पे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, वो यहां अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाती है। तो उससे हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। और इससे जो ओवरऑल टेम्परेचर है हमारे अर्थ पे वो बढ़ जाता है और ये जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ता है। ये जो साइन है ना, ये एरो का जो अप की तरफ जाता है वो इंडिकेट करता है कि वो जो चीजें हैं वो बढ़ रही है। यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहां पे बढ़ रहा है ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। इसके बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, हीट है, जो ओवरऑल टेम्परेचर है अर्थ का वो भी बढ़ रहा है, जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है। अब बेटा हम जो फॉरेस्ट है उनको कट कर देते हैं तो वहां से बेटा जो एनिमल है वो कहां जाएंगे, वो तो उनका घर है ना, हम जहां पे रहते हैं ये मेरा घर है, हम यहां पे रहते हैं। अगर ये कोई आके घर को तोड़ देता है तो मैं कहां जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, तो ये जो एनिमल की जो लाइफ है कि जो फॉरेस्ट में रहते थे उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है। हमने जो ट्रीज कट कर दिए उसकी वजह से ये जो रेनी सीजन होता है उसमें भी वेरिएशंस होते हैं और जो रेन होता है वो कम होता है। तो ये वन पिक्चर में आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन के 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। इसको याद रख लीजिए, 5 पॉइंट्स को याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछते हैं तो 5 पॉइंट्स को लिखिए। ये केवल 5 पॉइंट्स नहीं है, आगे भी है, देखते हैं वो हम अब। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन ये भी है, ये 2 पिक्चर्स याद रखनी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है गिव दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, की डिफोरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो अभी आगे जो हमने ये पिक्चर देखा था उसमें ये जो 5 चीजें थी, ये जो 5 जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो तो हमने देख लिए, इनको याद कर लेना। और ये जो बाकी के जो है वो भी हम अभी देख लेते हैं, समझ के देखेंगे बेटा, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पर इसको देखने से पहले एक चीज और देखते हैं कि बेटा ये जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ये जो ट्रीज होती है, जो ये ट्रीज होती है उनके ये जो रूट्स होते हैं, तो ये जो रूट्स है वो क्या करते हैं कि ये रूट्स है ट्री के, ठीक है, ये रूट है, ये क्या है, ये लैंड है, ये रूट्स है और यहाँ पे क्या है, ट्रीज है, ठीक है। तो ये जो रूट्स है वो क्या करते हैं कि जो सॉइल है उस सॉइल को जकड़ के रखते हैं अपने पास, कि जो मिट्टी है उसको एक उसके पास
ये जो मिट्टी है उसको उसके पास जकड़ के रखने का काम करते हैं। पर हमने ये ट्रीज को यहां से क्या किया, कट कर दिया, उनका डिफोरेस्टेशन कर दिया। तो इसकी वजह से ये जो टॉप सॉइल होगी वो क्या हो गई, लूज हो गई। उसके लूज होने से जब ये रेन होता है तो उसके लूज होने से क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है कि ये जो रेन है उसका जो पानी है वो ये सब मिट्टी को बहा के ले जाता है। इसे हम कहते हैं सॉइल इरोशन। तो ये सॉइल इरोशन के होने से जो टॉप लेयर होता है सॉइल का वो पानी के साथ चला जाता है और रह क्या जाता है, ऐसी इनफर्टाइल जो सॉइल है वो रह जाती है जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते। ये जो स्टोन वाली जो मिट्टी होती है, जो स्टोन होते हैं वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाते हैं। जो ऐसी मिट्टी थी जो टॉप सॉइल थी जिसमें हम क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते थे, जिसमें हम क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते थे, वो मिट्टी का सॉइल इरोशन हो गया ड्यू टू डिफोरेस्टेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा कि वो जो जगह है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम वापस इमेज के ऊपर आते हैं कि ये जो सॉइल है हमने क्या किया, डिफोरेस्टेशन किया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। पहले क्या किया, डिफोरेस्टेशन किया। डिफोरेस्टेशन के होने से क्या हुआ, सॉइल इरोशन हुआ। सॉइल इरोशन से क्या हुआ, डिजर्टिफिकेशन हुआ। उससे क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर भी आ सकते हैं, जैसे कि फ्लडिंग, ये सारी चीजें आ सकती है। तो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज हुई, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट वाली सॉइल थी वो सॉइल इरोशन की वजह से पानी के साथ बह के चली गई। तो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। जो सॉइल में जो ह्यूमस था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट था वो भी डिक्रीज हुआ। जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी वो भी डिक्रीज हुई, वो भी डीप हुई। तो इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है बेटा, ये सारी आपको लगता होगा कि सर क्या बोल रहे हैं इतनी देर से, कि सर हमें तो पता तो चल गया पर याद कैसे रखेंगे सर। तो बेटा कोई बात नहीं, याद रखना बहुत इजी चीज है। तो यहां पे हमने जिस तरीके से देखा कॉन्सिक्वेंसीज, अब मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूं कि आपको तैयारी क्या करनी है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहां पे बेटा ये है कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसीज क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है। उसके इंक्रीज होने से जो है टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके इंक्रीज होने से पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है। एनिमल की जो लाइफ है वो भी अफेक्ट होती है। और जो रेन होता है वो भी डीप होता है, वो भी जो रेन होता है वो भी कम होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिफोरेस्टेशन की वजह से पहले सॉइल इरोशन होता है, यहाँ पे बाद में डेजर्टिफिकेशन होता है, नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे जो सॉइल में जो ह्यूमस होता है वो भी डिक्रीज होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो भी डिक्रीज होते हैं। ये जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होती है। तो दीज आर 12 पॉइंट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसीज के ये 12 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट्स आपको ये दो इमेजेस की हेल्प से याद रखने हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है वो खत्म है। ठीक है, तो बेटा अब क्या है कि हम ये जो फॉरेस्ट और ये जो वाइल्ड लाइफ है उनको हमें कंजर्व करना ज़रूरी होता है, उनको हमें बचा के रखना ज़रूरी होता है। तो इन्हें हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इन्हें हम किस तरीके से सेव करके रख सकते हैं, तो वो यहाँ पे बायोस्फीयर है। तो ये बायोस्फीयर का क्या है, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। कि बायोस्फीयर जो है वो ये क्या है हमारी, ये क्या है, मदर अर्थ है। ठीक है, ये जो अर्थ है उस पे ये एक पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट कि जहाँ पे ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं और वो जो पार्ट है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो ऐसा जो पार्ट है हमारी अर्थ पे उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ओके, अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटररिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट।
बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके बीच में जो उनकी इंटर रिलेशनशिप होती है, और उनकी रिलेशनशिप है वो, उनके जो रिलेशनशिप है वो एनवायरनमेंट के साथ भी होती है। तो ऐसे जो रिलेशनशिप होती है, ऐसी जो डाइवर्सिटीज होती है, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। एक और अच्छे से डेफिनेशन दी हुई है, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ यू विल फाइंड इन वन एरिया। कि हमारी जो अर्थ है उस पे कोई एक एरिया होता है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ आपको लाइफ मिलती है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो ये सब जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज है, जो डिफरेंस है, तो इसको ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स को रेगुलेट किया, रूल्स बनाए, मेथड्स बनाई, पॉलिसीज बनाई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ऐसे कुछ जगहों को उन्होंने प्रोहिबिटेड किया, वहाँ पे जो है वो कुछ रेगुलेशंस और जो रूल्स है वो अप्लाई किए। तो ये सब जो जगह है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं। तो इन सब में क्या डिफरेंट है वो हम अभी समझेंगे। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फूना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये जो फ्लोरा और जो फौना होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ एरियाज होते हैं जिनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स बोलते हैं। जो तीनों जो प्रोटेक्टेड एरिया है उनके बारे में अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों एरिया है उनमें क्या डिफरेंट होता है। तो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट ओनली वाइल्ड एनिमल्स, की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एंटायर डाइवर्सिटी को रिजर्व करके रखते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल है, वो एरिया के जो प्लांट और एनिमल होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और नेशनल पार्क जो है उनमें हम प्लांट, एनिमल और हिस्टोरिकल एंटिक्स जो होते हैं उन सब को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये जो तीनों प्लेसेस है ये तीनों प्रोटेक्टेड प्लेसेस है, पर इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिनको हम जान लेते हैं। तो यहां पे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लेस रेस्ट्रिक्टेड होती है, बायोस्फीयर रिजर्व है वो मोर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो नेशनल पार्क होते हैं वो हैवीली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आप ये समझिए कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनमें एनिमल, इंसेक्ट और जो बर्ड होते हैं, एनिमल, इंसेक्ट और जो बर्ड होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है उस पर्टिकुलर एरिया की, उसको प्रोटेक्ट करके रखने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसको आपको याद रखने में इजी होगा कि ऐसा रिजर्वर कि जहां पे बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व करके रखते हैं, कि जहां पे वो जो एरिया है उस पे उसमें जो एनिमल है, प्लांट है और जो ट्रीज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये पूरी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नेशनल पार्क जो होते हैं उनमें फ्लोरा और फौना को, लैंडस्केप और जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। हमने देखा ना फ्लोरा और फौना क्या होते हैं। फ्लोरा एंड फौना आर a tree, a plant or animal, they are only find at a one place, तो उसे हम कहते हैं फ्लोरा एंड फूना। तो उसमें इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, इसीलिए ये जो नेशनल पार्क है वो हैवीली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कंपेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कम रेस्ट्रिक्टेड होते हैं।
यहां पे हम इन चीजों को देख लेते हैं कि यहां पे ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स, कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है एंटायर जो ग्रीन कलर का है वो मॉडरेट रेस्ट्रिक्टेड होता है, कि उनमें कुछ छूट दी जाती है कि आप कुछ चीज़ों को वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। ये जो ऑरेंज एरिया है वो नेशनल पार्क है, वो हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है, कि वहां पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है। और ये जो ब्लू है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन होता है। तो एक बड़े बायोस्फीयर में इसका जो एग्जांपल है वो भी सेकंड लेक्चर में अच्छे से आएगा, कि ये जो ग्रीन पार्ट है उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। उनमें कुछ एरियाज प्रोटेक्टेड ऐसे होते हैं जिनको हम नाम देते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इस तरीके से ये जो एंटायर पार्ट है उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है, और उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन और प्रोहिबिशन ऐड किए जाते हैं कि वहां पे कोई जा नहीं सकता, और अगर जा सकता है तो वहां पे वो कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे हम जा तो सकते हैं, वहां पे जाके हम एनिमल्स को देख सकते हैं, पर हम वहां पे जाके उनको किल नहीं कर सकते, वहां पे जाके हम ट्रीज को कट नहीं कर सकते। तो देयर आर सर्टेन प्रोहिबिटेड, तो दीज आर दी प्रोहिबिटेड एरिया, कि जहां पे सर्टेन प्रोहिबिशन होते हैं कि वहां पे हम एक दायरे में एक कायदे में रह के वहां पे जा सकते हैं। और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि जो हाईली रेस्ट्रिक्टेड है नेशनल पार्क, वहां तो हम जा भी नहीं सकते। तो इस तरीके से ये सारे चीजों को फॉरेस्ट, प्लांट, फ्लोरा, फौना, डिफरेंट एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीजें करी जाती है। सेकंड लेक्चर में इन सब चीजों के बारे में कि जो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उनमें किन को प्रोटेक्शन दिया जाता है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, इन सब के बारे में सेकंड और थर्ड लेक्चर में हम अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत जल्दी मिलते हैं।